जय हिंद, वंदे मातरम और सभी छात्रों का सनराइज़ करियर अकेडमी में स्वागत है। और हमारे आगामी एग्ज़ाम को लेकर जीके जीएस के 50 सुपर स्पीड क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और आपको भी पता होना चाहिए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। और इनके साथ-साथ में मैं एक्स्ट्रा भी बताऊँगा, तो चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बताएँ ताकि वो भी इस चीज़ को जान सकें। चलिए आज के जीके जीएस के 50 क्वेश्चन शुरू करते हैं। सनराइज़ करियर अकेडमी के नाम से माध्यम से सनराइज़ करियर अकेडमी के माध्यम से। मेरा नाम है सिद्धांत और बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय। इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी, नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व में उस समय इतना ज़्यादा फेमस हो गया था। यहाँ पर विश्व के लोग अध्ययन करते थे। इंडोनेशिया, मलेशिया से लोग छात्र आते थे और यहाँ पर पढ़ते थे। और उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय है वो यही था, नालंदा। और गुप्त वंश में, गुप्त काल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की बिहार में स्थापना हुई है। तो ये कहाँ पे है? नालंदा। देखिए हमारे देश में 4 विश्वविद्यालय थे जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए, यूनिवर्सिटीज़ थी। एक था नालंदा, दूसरा विक्रमशिला, तीसरा तक्षशिला और चौथा गंधर्व। ये जो तक्षशिला सॉरी नालंदा और विक्रमशिला था ये बिहार मगध राज्य में थे। और जो तक्षशिला और गंधर्व थे ये अफ़गानिस्तान सुलेमान पर्वत के पास थे। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी जाती है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय नेपोलियन की उपाधि ये दी गई थी समुद्रगुप्त को। इसको बोला जाता है भारतीय नेपोलियन। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, काफ़ी बार एग्जाम पूछा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। ठीक है, वर्धन वंश की स्थापना हर्षवर्धन। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को नेपोलियन की उपाधि दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का और भगवान की से मानते हैं। आयुर्वेद के वो चिकित्सक जिनको भगवान के जैसे मानते हैं वो कौन थे? धन्वंतरी। कौन थे वो? धन्वंतरी। लेकिन आपको बता दें भारत के प्रथम जो वैद्य, ज्ञात वैद्य हैं वो कौन थे? चरक। भारत के प्रथम ज्ञात वैद्य जो ऑपरेशन भी करते थे वो कौन थे? चरक। लेकिन इस वेद में आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक भगवान के रूप में जो मानते थे वो कौन थे? धन्वंतरी। क्या थे? धन्वंतरी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक, इस क्वेश्चन के माध्यम से ये पूछना चाह रहा है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी या पहला गुप्त शासक कौन था? तो वो हो जाएगा हमारा आंसर ए। तो चौथे का ए आंसर है हमारा। क्या है? ए। आगे बढ़ते हैं। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण पर समाप्त हो गया था? वो था हुणों द्वारा। जब हमारे देश में हुणों का आक्रमण हुआ था तब हमारा जो व्यापार है वह रोमन साम्राज्य से टूट गया था, समाप्त हो गया था। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हुण का क्वेश्चन बनता है। अभी जो मैं ये क्वेश्चंस की 50 क्वेश्चंस की सीरीज करा रहा हूँ, ये आगामी हमारे जो यूपी ट्रिपल एससी पेट है, एसएससी है, रेलवे है, बैंक है, उत्तर प्रदेश पुलिस है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो वही क्वेश्चन आ गया। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धि उत्कीर्ण है? देखिए क्या बोल रहा है, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? तो वो क्या है? समुद्रगुप्त की। किसकी है? समुद्रगुप्त की। अच्छा, इलाहाबाद से एक और लौह स्तंभ पाया गया था, वो था सम्राट अशोक का। किसका? सम्राट अशोक का। ये काफी बार एग्जाम में आया है, इलाहाबाद से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण थी? तो समुद्रगुप्त की थी। और इलाहाबाद में किसका लौह स्तंभ पाया गया था? तो वो अशोक का था, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक भी बोलते थे। ठीक है, कलिंग पर उन्होंने विजय पाई थी, उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म धारण कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री फाहियान, जो चीनी यात्री फाहियान थे, किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान आए थे? ठीक है, चीनी यात्री फाहियान, एक फाहियान है, एक ह्वेनसांग है। इसके बारे में एग्जाम में बहुत पूछता है और हमारे प्राचीन इतिहास से ये ताल्लुकात रखते हैं। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आए थे? तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। या फिर आप बोल सकते हो जो गुप्त साम्राज्य है
और फाहियान ये समकालीन चल रहे थे। गुप्त काल में फाहियान भारत आया और उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और यहाँ के राजाओं के बारे में अपनी किताब में चीनी भाषा में लिखा। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे बढ़ते हैं। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो उसका भी आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि या राजकवि थे। आगे बढ़ते हैं। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? देखो, गुप्त वंश का प्रवर्तक, प्रवर्तक का मतलब कि गुप्त वंश या जो गुप्त साम्राज्य है उसको शुरुआत किसने किया, चलाया किसने? तो गुप्त युग का जो प्रवर्तक था वो था श्रीगुप्त। ध्यान देना, ये भी एग्जाम में बहुत पूछता है कि गुप्त वंश की शुरुआत किसने किया। गुप्त वंश की हमको इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमारे एग्जाम में इतना ज़्यादा पूछता है गुप्त वंश के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसमें हुई थी, आगे चल के विक्रमशिला की भी स्थापना हुई, चीनी यात्री कई आए, युद्ध भी हुए। तो इसीलिए गुप्त युग का प्रवर्तक श्रीगुप्त, और श्रीगुप्त को ही आपको आंसर लगाना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? सरकारी भाषा का मतलब उनकी दरबारी भाषा। जब वह सभा वगैरह करते थे या जनता से ताल्लुकात रखते थे किसी भी माध्यम से, तो वो जो भाषा इस्तेमाल करते थे वो क्या थी? वो थी संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। तो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आगे बढ़ते हैं। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश में इतनी ज़्यादा लड़ाई तो हुई नहीं है, नालंदा विश्वविद्यालय और बन गया है। तो किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश अपनी कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, अपनी कला और स्थापत्य के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। क्या? हमारा गुप्त वंश। आगे बढ़ते हैं। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोलीय वैज्ञानिक और गणितज्ञ भी था? गणितज्ञ, खगोल वैज्ञानिक, याद कीजिए ऑप्शन में से क्या होना चाहिए? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, याद है ना? जीरो की खोज किसने की है? आर्यभट्ट। और हमारे भारत का पहला उपग्रह जो हमने भेजा था रूस की मदद से, उसका भी नाम क्या था? आर्यभट्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोलीय वैज्ञानिक और गणितज्ञ दोनों था? आर्यभट्ट। शून्य की रचना की इसने, और शून्य की रचना की तब जाके लोगों को, दुनिया को आगे गिनती आ पाई, और ये खगोलीय वैज्ञानिक भी थे हमारे। आगे बढ़ते हैं। गुप्त राजा किसके जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की? ऐसा गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। ये इसका आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के, वो मौर्य वंश का था, ये गुप्त वंश का। ध्यान दीजिएगा, 1000 सालों का अंतर है इसके और उसके में। वो ईसा पूर्व से था, ये ईसवी के बाद है। वो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का था, ये गुप्त वंश का है, और इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? चंद्रगुप्त द्वितीय ही है वो। निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन सा था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का ही एक अपना इतिहास है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछता है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की इन्होंने, और महाराजा धीराज की भी उपाधि धारण की है। चक्रवर्ती विक्रमादित्य और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की है चंद्रगुप्त दो ने। गुप्त संवत में किसके द्वारा स्थापित किया गया? अब फिर देखिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया? चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे बात करते हैं। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए? ये एग्जाम में एक बार पूछा गया था रेलवे के। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए? वो है सोना। सोने के सिक्के ज्यादा इन्होंने चलाए थे अपने काल में। तो ये आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रतीक प्रेम दर्शाते हैं? निम्नलिखित में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दिखाते हैं? तो गुप्तों के। किसके? गुप्तों के। गुप्त काल के जो शासक थे वो बताते हैं, उनके सिक्कों से पता चलता है कि वह संगीत में अपनी रुचि रखा करते थे। आगे इसका आंसर हो जाएगा सी। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? बाणभट्ट। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट राजदरबारी के कवि थे? वो थे हर्षवर्धन। किसके? हर्षवर्धन। तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। आगे बढ़ते हैं।
हर्षवर्धन अपनी तो बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हमारे हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ स्थापित करते थे? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ पे स्थापित करते थे? उसका आंसर है प्रयागराज में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इलाहाबाद जिसका पुराना नाम है, प्रयागराज में। आगे बढ़ते हैं। एक महान रोमानी नाटक कादंबरी का लेखक कौन है? एक महान रोमन नाटक कादंबरी का लेखक कौन है? वो है बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? हर्षचरित को छोड़कर बाकी सारी रचना हर्षवर्धन ने की थी। हर्षचरित किया था बाणभट्ट ने। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हर्षचरित की रचना किसने किया था? बाणभट्ट ने। इसको छोड़कर बाकी रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, इसकी रचना किया था हर्षवर्धन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हर्षचरित की रचना हर्षवर्धन ने नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में किया गया था? तो उसका आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में किया गया था? ह्वेनसांग के। तो आंसर सी हो जाएगा। और ह्वेनसांग कौन था? एक चीनी यात्री था। अच्छा, मेगास्थनीज के बारे में पूछता है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का भेजा हुआ दूत था चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में। अब मेगास्थनीज ने एक किताब लिखा था जिसका नाम है इंडिका, और इंडिका हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बताती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये उस समय मेसोपोटामिया और मिस्र के लोग हुआ करते थे। तो मेगास्थनीज ने जो किताब की रचना की है उसका नाम है इंडिका। इसका आंसर हो जाएगा सी, ह्वेनसांग। अमीबा में कुल कितने शैल या कोशिका होते हैं? अमीबा जो गंगा नदी में पाया जाता है जीव है, वह एक कोशिकीय जीव है। कौन सा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। अमीबा में कुल कितने शैल कोशिका होते हैं? तो एक कोशिकीय जीव है, और वो है आंसर ए। ठीक है, तो अमीबा क्या है? कितने शैल होते हैं? एक होता है, एक कोशिकीय जीव है, गंगा नदी में अमीबा पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए कौन सा यंत्र इस्तेमाल किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए कौन सा इस्तेमाल? तो वो है बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब मापते हैं। अच्छा, अगर कोई पूछे कि वायुमंडलीय दाब होता क्या है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है? देखिए, जो धरातल में हम लोग रहते हैं, और धरातल में जो हमारा वातावरण है, वातावरण में जितनी भी हवाएं हैं, वो उसका प्रेशर हमारे ऊपर पड़ रहा है, उसी को बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो बैरोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? नागालैंड पहले एक यूटी था, इसके बाद यह हमारा एक पूर्ण राज्य बना। तो ये बना है 1963 में। कब बना है? 1963 में। एक पूर्वोत्तर राज्य है हमारा, और नागालैंड में नागा पहाड़ी है, नागा जनजाति यहाँ पे निवास करती है, और नागालैंड म्यांमार से अपनी अंतर्राष्ट्रीय रेखा बनाती है। और नागालैंड में जो पहाड़ हैं वह हिमालयन श्रृंखला के पहाड़ हैं। कहाँ के हैं? हिमालयन श्रृंखला के पहाड़ हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है मालीगांव। कौन सा? मालीगांव। तो थोड़ा सा इसको देखना है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है मालीगांव, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, ध्यान देना, क्या क्वेश्चन है? संविधान का क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। देखिए, मुख्यमंत्री यानी सीएम, सीएम का कार्यक्षेत्र क्या होता है? राज्य। और राज्य का मुखिया कौन होता है? राज्यपाल। राज्य की जितनी बड़ी नौकरी होती है, जितनी भी बड़ी बड़ी नौकरी होती है एक क्लास वाली, उन सब की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन आपको बता दें, जो विधानसभा है, विधानसभा के जो सत्ताधारी दल होता है, उसके जितने भी चयनित सदस्य होते हैं, उनकी सिफारिश पर राज्यपाल नियुक्ति करता है सीएम की, और राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, अच्छा, सीएम अपना त्याग भी किसको देता है? राज्यपाल को। जिस तरीके से पूरे देश का मुखिया राष्ट्रपति होता है, राज्य का मुखिया होता है राज्यपाल। राज्यपाल आप बोल सकते हो कि राष्ट्रपति द्वारा भेजा गया एजेंट होता है, जिससे हमारे केंद्र और राज्य के संबंध बनते हैं। अच्छा, राज्य में इमरजेंसी
या आपातकाल लगाने की सिफारिश भी राज्यपाल करता है, किससे? राष्ट्रपति से, ठीक है। और राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है उपराष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति यहाँ पर राज्यपाल करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन गैस यूज की जाती है। कौन सी? फ्रीऑन गैस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? बहुत बार साइंस वर्ग में ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, और विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है जे थॉमसन का। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है, एक बहुत बड़ा नाम है हमारे विज्ञान की फील्ड में, जे थॉमसन। और याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार, कई बार रिपीटेडली एग्जाम में आया है, तो इसको देखना है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? जे थॉमसन ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? आत्माराम शर्मा। कौन? आत्माराम शर्मा, ठीक है। थोड़ा सा इसको ध्यान देना है, ये आंसर है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश के राष्ट्रगान लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा, देखिए हमारे भारत का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन अधिनायक जया है। तो और जब हम इसको पूरा गाते हैं तो कितना, पूरा 52 सेकंड का गाते हैं। इसकी रचना किया है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। और इसके साथ साथ याद है आप लोगों को, जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, पूरे बंगाल को दो सूबों में बांट दिया गया था। पूरे बंगाल को दो सूबे में, एक पूर्व का बंगाल और एक पश्चिम का बंगाल। ये पश्चिम का बंगाल भारत में रहा, और वो जो पूर्व बंगाल था वो आगे चल के बन गया पूर्व पाकिस्तान, जब आज़ाद हुआ देश। और उसके बाद सन 1971 में वही बन गया बांग्लादेश। आज जिसको हम बांग्लादेश बोलते हैं वो एक्चुअली में भारत का हिस्सा था, और पूर्व बंगाल के नाम से जाना जाया करता था, पहले बंगाल सूबा था। और उस बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है, उसके बोल हैं अमार सोनार बांग्ला। क्या है? अमार सोनार बांग्ला। और इसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो हमारे भारत के साथ साथ बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ही वो ऐसे व्यक्ति हैं, भारत के पहले व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और नाइटहुड की उपाधि भी रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई थी। लेकिन जलियांवाला हत्याकांड जब हुआ था तो इन्होंने अपने नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजी सरकार को वापस कर दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर हमारे भारत के प्रथम आईसीएस थे, इंडियन सिविल सर्विस, यानी डीएम जिसको बोलते हैं, आईएएस। रविंद्रनाथ टैगोर के भाई इंडियन सिविल सर्विस पहले व्यक्ति थे, पहले भारतीय थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम निकाला, बतौर आईएएस बने, ठीक है। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी, और बदले में उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी, ठीक है। और बंगाली भाषा में इनका ज़्यादा रुचि था। और बंगाल में, कलकत्ता शहर में शांति निकेतन की स्थापना भी रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। रविंद्रनाथ टैगोर हमारे भारत के आधुनिक इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम है, जिससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। चलिए, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत में के राष्ट्रगान के अलावा और किसका देश का राष्ट्रगान लिखा है? बांग्लादेश का लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हीटर के तार किस चीज़ से बने होते हैं? तो वो होता है नाइक्रोम के। जो हीटर हम इस्तेमाल करते हैं, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? नाइक्रोम के बने होते हैं। आंसर इसका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लोहे पर जंग लगने से क्या होता है? देखो, जब लोहे पर जंग लगता है, या वो नमी के संपर्क में आता है या हवा के संपर्क में आता है, तो उसका ऑक्सीडाइजेशन होता है, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ऑक्सीडाइज्ड का मतलब ऑक्सीजन के कण उस पर आ जाते हैं और रिएक्शन कर देते हैं, तो जहाँ पर वो Fe होता है वो बन जाता है Fe2O3, यानी ऑक्सीजन के 3 कण और जुड़ जाते हैं। तो सीधी सी बात है, ऑक्सीजन एक पदार्थ है और उसका भी वजन होता है। तो जब लोहा ऑक्सीडाइज होगा, जंग लगेगा, तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। इसका मतलब लोहे का जो भार है वो क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। तो लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। तो आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में है? तो वो क्या है? पातालपुरी में है। कहाँ पे है? पातालपुरी में है, ठीक है।
ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप बना हुआ है और माजुली द्वीप अपने आप में एक जिला भी है, जो द्वीप जिला है, नदी के बीचों बीच है। ये पातालपुरी असम में है, ठीक है। इसी नदी के किनारे काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो एक सींग के गैंडे के लिए जाना जाता है। और थोड़ा सा और नीचे आएंगे असम की तरफ, तो मानस राष्ट्रीय अभयारण्य होगा, जो मानस नदी के बगल में है, ठीक है। और जो हमारा असम है, असम चाय और कॉफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो उसका उत्तर हो जाएगा स्टील में। स्टील में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन के हिसाब से स्टील इसका आंसर है। किस भविष्य के धातु कहा जाता है? तो वो है टाइटेनियम। टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। ये आंसर बिल्कुल सही है आपका, ए आंसर। आगे बढ़ते हैं। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? इसका आंसर है सल्फर। सल्फर जो है स्वतंत्र अवस्था में हमारे धरती में पाया जाता है। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान, दिल्ली की सुल्तान बनी थी 4 साल के लिए, रजिया सुल्तान। और यही रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासक, भारत की प्रथम महिला शासक। तो ये किसकी बेटी थी? ये थी इल्तुतमिश की बेटी। ध्यान देना, इल्तुतमिश की बेटी। इससे पहले जो दिल्ली का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, लेकिन आधे में छोड़ दिया, उसको पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान। और जब ये 4 साल रही, औरत होने के नाते जब ये शासक बनी, तो लोगों ने इनको नकार दिया, कई सूबेदारों ने इनको मारने की कोशिश किया, तो 4 साल ही ये सुल्तान रह पाई। और 4 साल रह पाई, लेकिन भारत में एक इतिहास करके भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। आगे बढ़ते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, ठीक है। ये भी कई बार एग्जाम में आया है, भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। बिहार का अशोक किस नदी को कहा जाता है? बहुत बार एग्जाम में पूछता है, रिपीटेडली पूछता है। बिहार का अशोक बोला जाता है कोसी नदी को, कोसी नदी को बोला जाता है बिहार का अशोक। कोसी नदी हर साल अपना रास्ता बदलती है, और जब बारिश होती है तो उफान इतना ज़्यादा होता है, इतनी ज़्यादा बिहार में तबाही मचाती है कि बिहार के गांव बहा ले जाती है। इसलिए इसको बोलते हैं बिहार का अशोक, कोसी नदी। और आगे चल के गंगा नदी में ये मिल जाती है। इसका रास्ता बदलने का कारण ये है कि जब भारत तिब्बत के पठार से टकराया था, तो जहाँ से टकराया था उसके नीचे की धरती लगातार धँस रही है, आज भी धँस रही है। आज भी हमारे भारत की प्लेट आगे की तरफ बढ़ रही है, जिसकी स्पीड है 5 mm प्रति वर्ष। और इसके धँसने की वजह से कोसी नदी हर साल अपना रास्ता बदलती है। आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? अलीगढ़, अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, लेकिन अलीगढ़ जाना जाता है तालों के लिए। किसके लिए? ताले के लिए। तो आंसर ए इसका है। अलीगढ़ किसके लिए जाना जाता है? ताला के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? अरे सिख धर्म के लोग बनाते हैं। याद है ना, जलियांवाला हत्याकांड बैसाखी के दिन ही हुआ था, नरसंहार हुआ था। जनरल ओ डायर ने गोली चलाने के आदेश दिए थे, फिर बाद में उधम सिंह ने इंग्लैंड में जाके सीने पे पूरी की पूरी गोलियां उतार दी, मार डाला उसे। तो बैसाखी त्यौहार किस धर्म में मनाया जाता है? सिख धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। शाहनामा किसकी कृति है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी की। किसकी? फिरदौसी की। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फिरदौसी, शाहनामा। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? 1964 में। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? तो उसका आंसर है 1964। ध्यान देना, भारत में पहली यूरोपीय शक्ति जो आई थी 1498 में, वो पुर्तगाली ही थी। भारत में जो पहले आए और जो अंत में गए वो पुर्तगाली ही थे, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। और पुर्तगाली ही हमारे भारत में प्रिंटिंग प्रेस लेके आए हैं, ठीक है। क्या लेके आए हैं? प्रिंटिंग प्रेस। गोवा को पुर्तगाली से कब आज़ाद करवाया गया? तो 1964 में कराया गया है। और पुर्तगाली वे लोग थे जो भारत में ऐसी यूरोपीय शक्ति जो पहले आई और अंत में गई। ये एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? अनुच्छेद 370 भारत के जम्मू कश्मीर संबंधित था। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया करता था, लेकिन अभी सन 2019 में धारा 370 को हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा छीन लिया गया। जम्मू कश्मीर अब एक पूर्ण राज्य ना होके अब यह केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर सूबे में से 2 केंद्र शासित प्रदेश निकाले गए थे, जम्मू कश्मीर और लेह, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो हमारे अब वर्तमान में हमारे केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है और राज्य की संख्या 28 है। अब खैर ये हट चुका है। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका स्वतंत्र हुआ? जॉर्ज वॉशिंगटन, ठीक है।
जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों की पत्तियां पाई जाती है? देखिए, राजस्थान एक शुष्क इलाका है, तापमान बहुत ज़्यादा होता है, 51 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है और गर्म हवाएं चलती हैं, और जिसके कारण कोई वनस्पति वहाँ उगती नहीं है। कहीं पर भी अगर तापमान ज़्यादा है, बारिश कम है, 10 सेंटीमीटर 10 से 50 सेंटीमीटर है, तो वहाँ के पेड़ों की, वनस्पतियों की जो पत्तियाँ होती हैं वो छोटी होती हैं, सिकुड़ जाती हैं, कटीले वन पाए जाते हैं वहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छोटी। पेड़ों में पत्तियाँ पाई जाती हैं कैसी? छोटी। कहाँ पे? राजस्थान में, शुष्क इलाका। राजस्थान में ही हमारी सांभर झील है, जो सबसे ज़्यादा खारी झील है, और ढेबर झील भी है। राजस्थान में ही हमारा थार का मरुस्थल है, और राजस्थान पाकिस्तान के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है, जिसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। आगे बढ़ते हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध किससे है? हमारे भारत की अंजू बॉबी जॉर्ज ये एथलेटिक्स से संबंधित थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? देखिए, हमारी पृथ्वी है, ये हमारी विषुवत रेखा है, और अगर आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री उत्तर जाओगे और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नीचे जाओगे, तो ये हमारी क्या होती है? अक्षांश रेखाएं होती हैं। यानी हमारी विषुवत रेखा समानांतर होती है किसके? अक्षांश रेखाओं से। ठीक है, और टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी है? 179। अच्छा, कई सारे बच्चे लोग 181 करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब अक्षांश बोलेगा तो 181, लेकिन कुल बोलेगा तो 169। क्यों? क्योंकि जो 90 डिग्री में अक्षांश है वो मात्र क्या है? एक बिंदु है, वो व्रत नहीं है। वो अक्षांशीय व्रत नहीं है, वो सिर्फ बिंदु है। इसीलिए 181 में से 2 माइनस कर देते हैं, 169 कितना? 79। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन समाप्त हुए। ऐसे ही दोस्तों आप भी एमसीक्यू करते रहिए, और इन्हीं एमसीक्यू में से आते हैं क्वेश्चंस। तो जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।